सुप्रभात प्यारे बच्चों एवं मित्रों। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में अनुस्वार के बारे में कुछ जानने एवं समझने का प्रयास किया था और इस वीडियो में हम लोग हलंत या हल चिन्ह के बारे में कुछ जानने एवं समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, अगर हम लोग हल चिन्ह के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात होती है हल चिन्ह की परिभाषा क्या है, कैसे जानेंगे कि हल चिन्ह किसे कहते हैं। उसके संदर्भ में आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई ये परिभाषा ध्यान से देखना होगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शुद्ध व्यंजन वर्ण को संकेतित करने के लिए अथवा व्यंजनों की स्वर रहित स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए व्यंजन वर्णों के नीचे दाईं तरफ की ओर जाती हुई जिस तिरछी रेखा का प्रयोग लिपि चिन्ह के रूप में किया जाता है उसे हल चिन्ह कहते हैं। अर्थात आप लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा होगा कि जब भी स्वर और व्यंजन को परिभाषित किया जाता है तो उसकी पहली परिभाषा यही दी जाती है कि स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सके, और व्यंजन उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता पड़ती हो। तो चूंकि व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो है बिना किसी स्वर के संभव नहीं है, अतः जब भी हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना चाहते हैं उसमें अनिवार्य रूप से स्वर अनुस्यूत रहता है। जैसे हमने लिखा का, तो इसमें जो है का व्यंजन और उसके साथ आ स्वर ये दोनों एक साथ लगे होते हैं। अब लेकिन हमारी विवक्षा है, हमारी कहने की इच्छा है मात्र व्यंजन का को, तो इसको हमें कहने के लिए हम क्या करेंगे, का वर्ण के नीचे हल का चिन्ह लगा देंगे। अब इसका मतलब हो गया कि यह का वर्ण स्वर आ से रहित है, अर्थात इसमें कोई भी स्वर उपस्थित नहीं है। तो यही चीज कह रहे हैं कि शुद्ध व्यंजन वर्ण को संकेतित करने के लिए अथवा व्यंजनों की स्वर रहित स्थिति को, स्वर रहित स्थिति माने उसमें स्वर नहीं है, को प्रदर्शित करने के लिए व्यंजन वर्णों के नीचे, जैसे ये व्यंजन वर्ण है तो इस व्यंजन वर्ण के नीचे दाईं तरफ की ओर जाती हुई, अर्थात दाईं तरफ नीचे की ओर जाती हुई जिस रेखा का प्रयोग किया जाता है उसे हल चिन्ह कहते हैं। अब आप इस परिभाषा को ध्यान से देखेंगे तो आपको दो तीन चीजें बड़ी साफ दिखेंगी। सबसे पहले हल चिन्ह एक लिपि चिन्ह है। दूसरी चीज कि हल चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, शुद्ध व्यंजन वर्ण को संकेतित करने के लिए अथवा व्यंजनों की स्वर रहित स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए। और तीसरी चीज, उसे व्यक्त किस रूप में किया जाता है, उसे व्यंजन वर्ण के नीचे तिरछी नीचे और दाईं तरफ जाती हुई रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर किया है। अब आप लोग देखेंगे कि कुछ जगह पर शुद्ध व्यंजन वर्ण को प्रदर्शित करने के लिए या व्यंजन का स्वर रहित रूप प्रदर्शित करने के लिए दो तरह के प्रयोग दिखते हैं। कहीं कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा और कहीं पर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कहाँ पर इस तरह से लिखा जाना चाहिए और कहाँ पर इस तरह से लिखा जाना चाहिए। इसको बताने से पहले हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, एक बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, अवधारणा को समझना पड़ेगा, और वो है वर्णमाला में खड़ी पाई से युक्त एवं बिना खड़ी पाई के व्यंजन वर्ण। अर्थात आपकी वर्णमाला में दो ही तरह के व्यंजन वर्ण होते हैं, एक ऐसे व्यंजन वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है उनको लिखते समय, और दूसरे वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनमें खड़ी पाई का अभाव होता है। जैसे
खड़ी पाई से युक्त व्यंजन वर्ण है का, खा, गा, घा, च। इन सब में आप लोग देख रहे होंगे कि सब में खड़ी पाई उपस्थित है। अर्थात का में आप देख रहे होंगे ये खड़ी पाई है, खा में ये खड़ी पाई है, गा में ये खड़ी पाई है, घा में ये खड़ी पाई है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई का सर्वथा अभाव है, जैसे छ, टा, ठा। इन वर्णों को आप देखें तो इनमें कोई भी खड़ी पाई नहीं पाई जाती है। तो बस इसी के आधार पे आपको तय किया करना है कि हमें कहाँ पर हलंत का प्रयोग करना है, कहाँ पर हल चिन्ह का प्रयोग करना है और कहाँ पर हल चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। जिन वर्णों में खड़ी पाई पाई जाती है, अब आप इसकी स्थिति समझिएगा कि आपको जो है 3 नियमों के अंतर्गत सारी स्थितियां स्पष्ट की जाएंगी। मित्रों, अब हम लोग ये देखेंगे कि खड़ी पाई वाले वर्णों में और बिना खड़ी पाई वाले वर्णों में, व्यंजन वर्णों में किस प्रकार हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम नियम 1 को देखेंगे। नियम 1 में बताया गया है कि जिन व्यंजन वर्णों के लेखन में खड़ी पाई का अभाव होता है, उन व्यंजन वर्णों का शुद्ध रूप प्रदर्शित करने के लिए अथवा स्वर रहित रूप को प्रदर्शित करने के लिए सदैव हल चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब तात्पर्य क्या है कि आपको ये देखना है कि जो भी व्यंजन वर्ण है, अगर उनमें खड़ी पाई नहीं है तो आपको हर हालत में फिर आपको और कुछ नहीं सोचना है। वो चाहे जहाँ पर चाहे जिस रूप में रहेंगे, उस रूप में हर जगह उनके शुद्ध रूप को व्यंजित करने के लिए अथवा उनके स्वर रहित रूप को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा आपको हल चिन्ह का ही प्रयोग करना है। जैसे आप देख रहे हैं टा, ठा, डा, ढा, दा, रा, हा, ये व्यंजन वर्ण जहाँ भी रहेंगे इनके शुद्ध रूप को प्रदर्शित करने के लिए या इनके स्वर रहित रूप को प्रदर्शित करने के लिए आपको हमेशा हलंत का प्रयोग करना है, हल चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे शुद्धता, द्योतक। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप CBSE बोर्ड की, NCERT की कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए, आपको सदैव इसी रूप में वर्तनी लिखी हुई मिलेगी। अब हम देखेंगे नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये कहता है कि जिन व्यंजन वर्णों के लेखन में खड़ी पाई उपस्थित होती है, अर्थात इस तरह की खड़ी पाई पाई जाती है, जिन वर्णों को हमने पीछे बताया था, व्यंजन वर्णों को, जिन व्यंजन वर्णों के लेखन में खड़ी पाई उपस्थित है, उनके शुद्ध रूप को या स्वर रहित रूप को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें विशिष्ट रूप से लिखा जाता है। जैसे का वर्ण है, का व्यंजन वर्ण है, इसमें खड़ी पाई उपस्थित है। अब इसको जो है आपको, अगर आपने इसके नीचे हलंत लगाकर इसको लिख दिया तो ये इसका रूप गलत होगा। इसका विशिष्ट रूप होता है कि आप इसको इस तरह से लिखें। इसी तरह से चा है, चा का ये रूप तो सही माना जाएगा, लेकिन अगर आप इस रूप में चा को लिखते हैं, हल चिन्ह लगाकर लिखते हैं, तो यह रूप गलत माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे शब्दों के रूप में आप शब्द देखें प्रयुक्त। अगर आपने इस तरह से लिखा है, यहाँ पर का विशिष्ट रूप है, स्वर रहित रूप, तो ये सही होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह से हल चिन्ह लगाकर प्रयुक्त लिखने की कोशिश की है तो ये गलत होगा। इसी तरह से पक्का, यहाँ पर का ये विशिष्ट रूप है, इस तरह से जब आप लिखेंगे तो ये सही माना जाएगा। लेकिन अगर हल चिन्ह लगा करके लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। इसी तरह से कच्चा, अगर आपने यहाँ पर चा का विशिष्ट रूप लिखा है जो स्वर रहित रूप या मूल व्यंजन का रूप है, तब तो ये सही है। अगर आपने हल चिन्ह लगाकर लिखा है तो गलत है। तो नियम 2 ये बताता है कि अगर खड़ी पाई उपस्थित है तो हर व्यंजन वर्ण का
विशिष्ट रूप होगा और वही विशिष्ट रूप लिखा जाएगा। लेकिन नियम 3 तत्काल इस नियम में एक विशेष शर्त लगा देता है। वह कहता है कि अगर कोई भी व्यंजन वर्ण है, भले ही वह खड़ी पाई से युक्त है, अगर वह किसी शब्द के अंत में आ रहा है तो फिर आप जो है उसे किसी भी तरह से उसके विशिष्ट रूप में नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके हल चिन्ह वाले रूप में ही लिखेंगे। नियम 3 ने क्या कहा कि परंतु यदि खड़ी पाई से युक्त व्यंजन भी किसी शब्द के अंत में आ रहा है तो वहाँ पर वह हल चिन्ह के साथ ही लिखा जाएगा, अपने विशिष्ट रूप में नहीं लिखा जाएगा। जैसे शब्द है हरिम। अब हरिम अगर आपने इस तरह से लिखा है तो सही है, लेकिन अगर आपने माँ का विशिष्ट रूप जो है लिखा है तो ये गलत है। पश्चात अगर आपने इस तरह से हल चिन्ह के साथ लिखा है तब तो सही है, लेकिन अगर इसका आपने ता का विशिष्ट रूप लिखा है तो गलत है। इस उदाहरण से आपको चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे है दिक। अब शब्द यहीं पे पूरा हो जा रहा है। का वर्ण है अंत में, जो कि खड़ी पाई वाला वर्ण है, और अपने मूल स्वर में अपने मूल रूप में लिखा जाना है, स्वर रहित रूप में लिखा जाना है, तो का के नीचे हल चिन्ह लगा करके लिख दिया गया है। अब यहाँ पर का विशिष्ट रूप नहीं लिखा गया है, और अगर आप का विशिष्ट रूप लिखेंगे तो ये गलत होगा। लेकिन इसी शब्द से बनने वाला शब्द है दिक्पाल। अब यहाँ पर का जो है अंतिम वर्ण नहीं रह गया है शब्द का, यह बीच का वर्ण हो गया है। तो अगर यह बीच का वर्ण हो गया है तो आप यहाँ पर का हल चिन्ह वाला रूप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप का विशिष्ट रूप ही लिखना होगा। यहाँ पर नियम 2 काम करेगा, जो हमने आपको यहाँ पर बताया है उसके अनुसार लिखा जाएगा, और यहाँ पर नियम 3 काम करेगा, क्योंकि व्यंजन वर्ण जो है वो शब्द के अंत में आ रहा है। आइए अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। छोटा बिंदु है लेकिन ज़रूरी है। वो है कि हल चिन्ह के ज्ञान के अभाव में होने वाली महत्वपूर्ण त्रुटियाँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि छोटी सी गलती करने से अर्थ में कितना अंतर आ जाता है, इसको बताने के लिए ये चार्ट तैयार किया गया है। अब देखिए कि जैसे शब्द है जगत। जगत शब्द में अंत में अगर हल चिन्ह लगा है तो उसका अर्थ होता है संसार, लेकिन अगर उसी जगत शब्द में आपने हल चिन्ह नहीं लगाया तो उसका अर्थ हो जाएगा कुएं का चबूतरा। सन शब्द वास्तव में अगर हल चिन्ह के साथ है तो वर्ष का अर्थ देगा, लेकिन अगर उसी सन शब्द में आपने अंत में हल चिन्ह नहीं लगाया है तो वह झूठ का पर्यायवाची बन जाएगा। तीसरा अगला शब्द है अंतर। अगर नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है तो उसका अर्थ होगा अंदर, और अगर हल चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो उसका अर्थ होगा फर्क। इसी तरह से अगला शब्द है अहम। अगर नीचे आपने हल चिन्ह का प्रयोग किया है तो अहंकार का अर्थ देगा, और अगर आपने गलती से हल चिन्ह लगाने में भूल कर दी है, नहीं लगाया है, तो वही अहम शब्द खास या विशेष का अर्थ देने लगेगा। इसी तरह से अगला शब्द है कीर्तिमान। कीर्तिमान में अगर नीचे हलंत लगा हुआ है, न हल चिन्ह लगा हुआ है ना के नीचे, तो वह यशस्वी का अर्थ देगा, और अगर ना के नीचे हलंत नहीं लगा है तो वह अति उच्च उपलब्धि या सर्वोच्च मानक का अर्थ प्रदान करेगा। इसके साथ एक छोटी सी बात और है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हलंत और हल चिन्ह का संबंध क्या होता है। हलंत को जब परिभाषित किया गया तो शब्दकोश में बताया गया कि हल हो अंत में जिसके। लेकिन अब प्रश्न ये है कि हल हो अंत में जिसके अर्थात व्यंजन जिसके अंत में हो, ये आप कैसे जानेंगे।
तो वही जानने के लिए लिपि में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हल चिन्ह कहते हैं। यही हलंत और हल चिन्ह के बीच अंतः संबंध है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस प्रकरण को समझा होगा, इसका आनंद लिया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं। अगर कोई शंका संदेह कुछ भी रह गया हो तो ज़रूर मैसेज करें, जिससे हम उसे अपने अगले वीडियो में उसका निस्तारण कर सकें। धन्यवाद। जो मेरे पापा का YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और जो मेरे पापा ने पढ़ाया उसको साफ साफ लिख के और याद करके अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए।